बाबा, हम्म। ये मेडल तो आपको 1971 की लड़ाई में मिली थी ना? कौन? दिखा दिखा दिखा। देखो। अरे 71 की लड़ाई। अरे नहीं, ये तो कारगिल वाली लड़ाई थी बुद्धू। इतनी हरारत है इस मेडल में, छुओ तो लगता है जैसे पूरा युद्ध, पूरा माहौल जिंदा हो गया है। वो तड़तड़ाती गोलियां, वो फूटते बमों के बीच आकाश में उठता काला धुआं, गोलियों के बीच दनादन मरते लोग, पहाड़ी पर से बंदूकें चल रही है, तोप चल रहे हैं। वो एक, उनके बदले हमें 9 जाना होता था। मरते गए, कटते गए, लेकिन हमने छोड़ा नहीं बेटा। मैंने भी 5 मारे थे उस दिन। बाबा, है? कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था कि हमने तो इतनी लड़ाइयां लड़ ली, जीते भी, पर अब आगे क्या होगा देश? मैं जब भी सोचता हूँ बेटा, बड़ी चिंता हो जाती है। ऐसे तुम भी तो अगली पीढ़ी की मेरी सैनिक ही हो बेटा। जी बाबा। लो, इसे संभाल कर रखो, तुम्हारा ही है, इसे समझो। और ये वाली तो उससे भी पुरानी है, ये तो आपको 1962 में मिली थी शायद। अरे नहीं, ये 71 वाली है, जो अच्छा। बांग्लादेश बना था। बड़ी भीषण लड़ाई थी बेटा, तेज बारिश, नदी की तेज धार पार करके हमें दुश्मन की छावनी पर हमला करना था, लेकिन किसी भेदिये से उनको खबर मिल गई, तड़ातड़ गोलियां चलने लगी लगातार लगातार। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी, एक दुश्मन एक गोली, छोड़ा नहीं। कहानी तो तुम जानती ही, और वो जो 62 की है, वो तुम्हारे दादाजी की है, परमवीर चक्र। एक रेजांगला की लड़ाई हुई थी उसमें, तुमने सुना होगा। 16,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख का क्षेत्र। ये सिर्फ 120 सैनिक थे और चीनी 3,000। लेकिन योद्धाओं ने कहा कि नहीं, हम अपनी मिट्टी, अपना देश उन कुत्तों के आगे नहीं डालेंगे। या तो लड़ेंगे या मरेंगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। जनरल सगत सिंह की फौज थी, सब लोग मारे गए, कोई नहीं बचा उसमें बेटा। लेकिन ये 3,000 सैनिकों को भी हमने, चीनियों को खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ बाबा? बेटा हमारे पास न ढंग के कपड़े थे, न बंदूकें थी, न गोला बारूद, यहां तक कि रसद भी नहीं थी खाने। हम लड़े, हम जीते, क्योंकि हमें अपनी मिट्टी से प्यार है। ये जो मोहब्बत है अपनी मिट्टी से बेटा, ये एक अलग ही बात होती है। उस समय देश हमारा बहुत गरीब हुआ करता था बेटा। लेकिन बाबा, भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था ना? कहा तो जाता था सोने की चिड़िया, इसे रख संभाल के। हम लोग बहुत समृद्ध हुआ करते थे बेटा, बहुत अमीर थे। जीडीपी तो तुम जानती ही हो। तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया की जीडीपी का 31-32% सिर्फ हमारे यहाँ से जाता था, भारत से। लेकिन क्या करें, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बहेलिये आ गए चिड़िया को पकड़ने। कई आक्रांता आए बेटे, बेतरह हम पर जुल्म ढाए गए, लेकिन लगातार हम लड़ते रहे। एक दिन भी कोई भारतवासी लड़ना नहीं भूला। यही तो है
लेकिन बाबा, अगर ये शिकारी फिर से आ जाए तो कौन करेगा हमारी रक्षा? हम करेंगे बेटा, हम करेंगे। तुम करोगी, मैं करूंगा, हम सब करेंगे। हम ही तो हैं भारत माँ के सैनिक, और कौन है? देखो बेटा, हर समय गोली बंदूक की जरूरत नहीं होती है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हारे हिस्से जो काम है ना, उससे पूरी तल्लीनता से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करो। 100%। सोचो, हर एक नागरिक अगर ऐसा करने लगे तो देश कहां पहुंच जाएगा। और तब हम सोने की चिड़िया नहीं, हम सोने का बाग, शेर। मजाल है कोई आए अतड़िया नोच कर उसके हाथ में दे देगा। शाबाश बेटा। बाबा, वंदे मातरम। हाँ, यही तो बात है, शाबाश। फिर से एक बार हम लोग बोलते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेटा जरा संभाल के रखना। बहुत प्यारे हैं ये मेडल्स मुझे, इन्हें देखे बिना नींद नहीं आती है बेटा। इसमें हमारी खून है, हमारा पसीना है बेटा। बहुत पुराने और गंदे हो चुके हैं मेडल्स। तुम्हारा बाप भी पुराना हो चुका है बेटा, इसे भी उठाकर फेंक दो। पिताजी, बस आपकी यही एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जरा जरा सी बात पे सेंटी हो जा रहे हैं आप। अरे निकलिए अपने नॉस्टैल्जिया से और देखिए कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई? नॉस्टैल्जिया? बेटा ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, समझा करो। ये अपनी मिट्टी, अपनी माँ से प्यार की बात है, प्रेम की। ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये आज का जिया हुआ, जीता हुआ सच है। तुम्हारे दादाजी को कितना घमंड था कि उनका बेटा फौज में। तुम्हारे परदादा वंदे मातरम बोलते हुए फांसी पर चढ़ गए। उसी खून से आए हैं हम। नॉस्टैल्जिया नहीं है। इन आइडियलिस्टिक बातों से किसी का पेट नहीं भरता। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अरे अंग्रेज चले गए, लड़ाइयां खत्म हो चुकी। खत्म हो गई? कौन सी लड़ाई खत्म हुई है? कौन सी लड़ाई खत्म हो गई? ये लड़ाई खत्म नहीं होती बेटा। सुनो, ये लगातार चलती रहती है, हमारे भीतर बाहर, हमारे हर तरफ। आज भी, इस समय भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लड़ाई चल रही है। हाँ, आप पहचानो अपने दुश्मनों को। रहने दीजिए पिताजी। आजकल हम सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हैं और आप अलग ही राग लप रहे हैं। अरे मैं कहता हूं, आपको क्या मिला इन मेडल से? इससे तो अच्छा होता दादाजी अंग्रेजों के साथ मिलके थोड़ी जी हुजूरी कर लेते हैं। जी हुजूरी? अरे कम से कम हमारे पास आज थोड़ी जमीन जायदाद होती। जमीन जायदाद? मुझे देखो, इस गांव का मुखिया हूं मैं कहने के लिए, लेकिन 26 जनवरी के लिए सबसे चंदा इकट्ठा करता फिर रहा हूं। और गांव के लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास भागे भागे आते हैं, लेकिन जब चंदा देने की बारी आती है तो हाथ खड़े कर। भैया, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि गांव नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हो। हाँ तो फिर? अरे लोकतंत्र ऐसे ही चलता है, सबका योगदान जरूरी है, सबका। लोकतंत्र चलाएंगे? अरे तुम ही बताओ, लोग चंदा नहीं देंगे तो पंडाल कैसे लगेगा? अरे झालर सजावट कैसे होगी? नेताजी को मंच तक ले जाने वाले रास्ते में इतने सारे गड्ढे हैं, वो कैसे भरे जाएंगे? चुनाव के बाद नेताजी पहली बार हमारे गांव आ रहे हैं,
कुछ ऊंच नीच हो गई तो जवाब मुझको देना पड़ेगा। अरे लोगों का क्या है, उनको तो एक शो देखने से मतलब है। इसके पीछे की पूरी व्यवस्था कैसे होती है इसकी किसी को फिक्र नहीं। आपको क्या लगता है ये सब मुफ्त की सेवा है? अरे पैसे लगते इसमें पैसे। पैसे लगते हैं तो पिछली बार चंदा इकट्ठा किया था ना, नहीं ना हुआ कार्यक्रम, बारिश में कह दिया तुमने कि धुल गया, वो पैसे तो रखे हैं, उसका इस्तेमाल करो। है मेरे पास, रखे हैं। तो करो ना उसका इस्तेमाल। आपको इससे क्या है? अरे मेरा मसला है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारा मसला है। ये क्या है? वंदे मातरम चल रहा है। डांस वांस छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं भी 26 जनवरी की तैयारी कर रही हूँ, आपको उससे क्या? ये मेरा मामला है, बात बात पर बोलने चले आते। देखो ना यार बाबा। अरे रहने दो बेटा, तुम आओ बैठो, वो क्या समझेगा वंदे मातरम और इनकी बातें। तो कौड़ी का आदमी हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भव्य, आओ बैठो। मैंने तुम्हारी पूरी फाइल पढ़ी, हवाला ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी, सारे एविडेंस हैं। 2 से 3 दिनों के अंदर 20 से 25 करोड़ कैश बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान है उनका। हमें जल्दी करना होगा वरना देर हो जाएगी। लेकिन सर 26 जनवरी का समय है और वो गांव का मुखिया है, तो एक्शन अभी लेना सही होगा सर। क्यों, क्या होगा? सर मेरा मतलब है अभी गांव में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का माहौल होगा सर। इसीलिए तो एक्शन लेना जरूरी होगा भाव्या। ऐसे लोग जो देश प्रेम की आड़ में अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं, उन्हें हमें जनता के सामने लाना होगा। उन्हें यह समझना जरूरी है कि जनता की टैक्स चोरी देशद्रोह से कम नहीं है। इसे समझना होगा हर उस नागरिक को जिसे संविधान पे भरोसा है, प्रशासन से उम्मीदें हैं, कानून पर विश्वास है कि कोस मोलो डंडा यानी प्रशासन का आधार राजस्व होता है। माहौल तो हम बनाएंगे ऐसे देशद्रोहियों को पकड़कर, तब होगा असली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जी सर। अजीब विडंबना है, भारतेश जी को कौन नहीं जानता। उनके जीवन मूल्यों से उनका बेटा ही अछूता रहा। वैसे भी जीवन मूल्य विरासत में नहीं मिलती, उसे अर्जित करना होता है। हाँ तो भाव्या, तुम उनके घर जा रही हो, उनकी गर्मा का ख्याल रखना। याद रहे हमें सिर्फ काले धन को पकड़ने पर फोकस करना है। जी सर। तो भारती क्या कर रहे हैं तुम लोग? आओ इधर सामने से आओ बेटा।
ये सब लोग इतनी बातें कर रहे थे वंदे मातरम, पता है जब ये गीत लिखा गया उसके बाद ये देश का एक नारा बन गया था, सागर तट, समुद्र किनारा, नदियों के तीर से लेकर सड़कों पर। जल्दी चलो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हम लोग। इनकम टैक्स? जी मगर क्यों? ठीक से मैडम, वहाँ पे। मैडम जी ये एक रिटायर्ड फौजी का घर है। इस देश की मिट्टी को खून दिया है हमने, किसी गद्दार का घर नहीं है जो आप यहाँ आ गई है मूर्ख। यह घर भास्कर का भी है। हाँ है तो? हमें अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप कीजिए अपना काम, और हमसे कुछ मदद चाहिए तो बोलिएगा। राधा कहाँ है? राधा रानी। राधा जी देखो बेटा क्या कह रहे हैं। जी आप हैं राधा? जी मैं हूँ। कोई बात नहीं, बैठ। बैठ जाइए, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, बैठ जाइए। कोई बात कोई, जो पूछे बता दो ठीक से। हाँ तो अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय? जी एक गरीब विधवा हूँ मैं। अरे अपना नाम, पता, परिवार, सब कुछ। सब कुछ? ठीक है। मैं राधा रानी। मैडम, परिवार में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। उनके पिता किसान थे। मैडम, पिछले साल हम लोग पहलगांव घूमने गए थे कि अचानक से कुछ लोग आए और मेरे पति से उनका नाम पूछने लगे। राघव। बस इतना ही तो बोल पाए थे मैडम, इतना ही तो बोल पाए थे। सीधे गोली मार दिया मैडम, सीधे मेरे और मेरे बच्चों की आंखों के सामने, सीधे। सब बर्बाद हो गया मैडम, सब बर्बाद हो गया। संभालिए अपने आप को, संभालिए। मैडम थोड़ा ध्यान से, बच्ची रो रही। जी बहुत दुखियारी है बेचारी। राधा जी, अपने घर के बारे में तो बताइए। मैडम, उत्तराखंड में दूर एक गांव पड़ता है, खीरगढ़। बस वही मेरा घर है। घर था मैडम, घर था। पिछले साल बाढ़ ने मेरा घर, हमारी जमीन, मेरी जमा पूंजी सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। बस तब से भारतीय चाचा जी मुझे और मेरे परिवार को यहीं ले आए। उन्होंने बेटी है हमारी, हमें यहीं शरण दी। बेटी। तब से मैं यहीं रह रही हूँ मैडम, यहीं। अरे लेकिन हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो आप 2 बड़ी हवेलियों की मालकिन हैं। नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल गलत है। ये गलत फहमी है कुछ। हाँ। अरे पटना में कई जमीनें हैं आपके नाम की। अरे नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है। ये कहाँ से आपको जानकारी मिल रही है? हालांकि उन प्रॉपर्टीज का पेमेंट भास्कर के अकाउंट से हुआ है। आपको इसकी जानकारी नहीं है? मैडम, आपको ये कौन ऐसी जानकारी दे रहा है? एकदम झूठा इल्जाम है मैडम। नो, नहीं मैडम। कौन है आप लोग? क्या चल रहा है यहाँ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई? हाँ, मेरे घर पे? तुम्हारे नाम से आए हैं। लेकिन क्यों? एक सेकंड, सुरेश, सुरेश,
यस मैम। तलाशी लो इनकी, अच्छे से तलाशी लो और इनका मोबाइल मुझे दो। मोबाइल दीजिए अपना। चलिए बैठ जाइए यहाँ चुपचाप। अरे राधा, आप क्यों नीचे बैठ गए? नहीं नहीं मैडम, बैठो आइए बैठो। आइए आइए, बैठ जाइए। पहले आपका स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। इसका क्या स्टेटमेंट ले रही हैं मैडम? मुझसे बात कीजिए, इस गांव का मुखिया हूं मैं, भास्कर। अपने तरीके से काम करने दीजिए मुझे। हाँ तो राधा जी, जी मैडम। आप ITR फाइल करती हैं? ITR? मैडम इसको क्या पता होगा ITR के मुझे बारे में? पता है जी मैडम, मैं भरती हूँ ITR, मुझे पता है इसकी अहमियत। बाढ़ की बेरहमी ने जब हमारा घर, हमारी जमा पूंजी सब बर्बाद कर दिया, पानी जब सब बहा ले गया, तब सरकार से मिली हुई दवाइयां और कुछ जरूरी सामग्री हमारी सांसों का सहारा बनी। जी मैडम, मैं जानती हूँ इसकी अहमियत। क्या बताऊं मैडम, मेरे पति हर साल टैक्स भरा करते थे, हर साल। और अब मैं ये अपने बच्चों को सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी। जी मैडम, मैं जानती हूँ इसकी अहमियत। और साहब, झूठ और फरेब से जमा किए गए पैसों का महल नहीं चाहिए हमें। हमें अपने गांव वापस छोड़ दीजिए। हम जा रहे हैं, हम वहीं रह लेंगे। सुनो बेटा। मैडम, भास्कर के बेड के अंदर से ढेर सारा कैश मिला है। ओह माय गॉड, इतना? यस मैम। ऐसे करो, काउंटिंग मशीन मंगवा दो जल्दी और मुझे बताओ। जी मैम। हाँ तो भास्कर जी, अब क्या कहना है इस कैश के बारे में? मैडम, मैडम ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, अरे कोई अपराध नहीं किया है मैंने। अरे ये मेरे पैसे हैं, इनको मैं जैसे चाहूं रखूं, जैसे चाहूं खर्च करूं। एक सेकेंड, इन पैसों को अपने ITR में डिस्क्लोज किया है? जी नहीं, कभी जरूरत महसूस नहीं की। अरे अपनी कमाई हुई चीजों के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार तो है ना मुझको। आपके अधिकारों पर आपका अधिकार तभी है जब आप उससे जुड़े कर्तव्यों का भी पालन करें। और क्या कहा आपने? कोई चोरी नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है। आपके बेड के अंदर से मिला ये जो कैश है ना, ये चीख चीख के बता रहा है कि आपने टैक्स की चोरी की है। और भास्कर जी, अवैध तरीके से पैसे कमाना और टैक्स की चोरी करना, यह भी किसी अपराध से कम नहीं है। बिल्कुल। मैडम अब इसमें अपराध वाली क्या बात है? अरे मैं अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से पैसे बनाता हूं, और मैं गांव वालों की इतनी मदद भी तो करता हूं। तो अगर कुछ पैसे मैंने अपने लिए बना भी लिए तो इसमें क्या हर्ज है? और एक बात बताइए कि अगर ये जरा से पैसों पे मैंने टैक्स नहीं ही दिया तो क्या इससे आपकी सरकार रुक जाएगी? वाह भैया, परसों तो आप लोकतंत्र लोकतंत्र रट रहे थे, कह रहे थे कि सबका योगदान जरूरी है, सबका, और अपना ही योगदान भूल गए। गांव वाले जब चंदा नहीं दे रहे थे तो कितनी परेशानी हो रही थी आपको। तो आप ही बताओ, इतना बड़ा देश
कैसे चलेगा अगर आप जैसे लोग समय पे टैक्स जमा नहीं करेंगे तो? टैक्स 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 क्यों भरूं मैं टैक्स? अरे टैक्स देके हासिल ही क्या हो जाएगा? सामने सड़क का एक गड्ढा तो भर नहीं पा रही है सरकार। भरते रहो टैक्स। टैक्स लगा लगा के सरकार लोगों का खून चूस रही है और बदले में हमें मिल क्या रहा है? अरे न हवा साफ है, न पीने का पानी, न सरकारी स्कूल अच्छे, न सरकारी अस्पताल, न नौकरियां हैं, न लॉ एंड ऑर्डर है। क्या क्या इसी दिन के लिए दादाजी वंदे मातरम करके फांसी के फंदे पे झूल गए थे? हा? मैडम देखिए, सीधी सी बात है, हमको समझ में नहीं आता है टैक्स का पेचीदा गणित। अरे भैया, कि टैक्स का पेचीदा गणित राधा को भी समझ में आता है, फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये बात मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और मालूम है भास्कर, आपको ये सीधी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। इनकम टैक्स एक्ट हो या कोई भी दूसरा कानून, वो हमारे, आपके, हम सब के फायदे के लिए ही तो बनाया गया है ना। तो ये हमारी साझी जिम्मेदारी है कि उसका पालन ढंग से हो। हमारा 78 साल का आजाद भारत धीरे धीरे ही सही, लेकिन तरक्की तो कर रहा है ना। और आपको अपने घर के सामने का वो गड्ढा तो नजर आता है, लेकिन आपके गांव को शहर से जोड़ता वो पुल नजर नहीं आता। अरे जिस पर रोज चलकर आप घर आते हैं। अब मैडम, उस पुल का इनकम टैक्स से क्या लेना देना है? लेना देना है भास्कर, बिल्कुल लेना देना है। उस पुल पर जब आप फर्राटे से अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं, उस समय आपके दिमाग में ये बात आती है कि आपके दादाजी उस नदी को तैर कर पार किया करते थे और इन्हें प्रगति नहीं दिखती। प्रगति आपकी बहन गांव के कॉलेज में पढ़ने जाती है, और पता है ना, कुछ समय पहले तक लड़कियां कॉलेज जाने की सोच भी नहीं पाती थी। अरे कॉलेज छोड़िए, गांव में स्कूल्स तक नहीं होते थे, स्कूल्स, और इन्हें प्रगति नहीं दिखती। और ये क्या आप सरकारी लगा के रखे हैं? ये जो प्राइवेट स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या फंक्शन कर पाएंगे अगर हम इन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना दे पाए तो? आज राधा जैसे ना जाने कितने घरों में शिक्षा का सूरज उग रहा है। आपकी शिकायतों के निदान के लिए ना पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था है, पुलिस है। तो क्या ये सारी की सारी चीजें, ये सब कुछ मुफ्त की सेवा है? मुफ्त की सेवा? हाँ तो फिर कभी सोचा है कि इसका इंतजाम कहां से होता है? मैंने देखा, गांव के मुखिया हैं आप, और जब गांव के लोग चंदा नहीं देते हैं तो आपको तनाव हो जाता है, आपको दिक्कत होती है।
तो फिर लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की महान अवधारणा सिर्फ आपके घर, आपके गांव तक ही सीमित क्यों हो? अरे उसकी परिधि में तो पूरा देश आना चाहिए ना। आना तो चाहिए। समुद्र का जल भाप बन बादल बनता है, वही बादल बारिश की बूंदों के रूप में नदियों के रास्ते चलकर सागर तक जा मिलता है। जल की ये बूंदे ना, यही जल वो अर्थ है जो समाज का आधार है, और ये समाज सागर है। सागर का वो जल अगर सागर तक ना मिले ना, तो ये अर्थ अनर्थ हो जाता है, अनर्थ। और ये जो काला धन जमा किया है ना आपने, ये तालाब का वो सड़ा हुआ, रुका हुआ, जमा हुआ गंदा पानी है, जिसे अगर सागर को लौटाया नहीं गया ना, तो ये ना जाने कितनी सामाजिक बीमारियों का कारण बनता है। बदबू आती है इससे, बदबू। और इसीलिए सरकार टैक्स लेती है और जनता टैक्स देती है। अपने दादाजी की देशभक्ति तो खूब याद रखी है आपने, बहुत। आपकी देशभक्ति का क्या? देशभक्ति क्या देश को आजादी दिलाने तक ही सीमित होनी चाहिए? अब जरूरत है आजाद भारत को विकसित भारत बनाने की, और अब जरूरी है बदलते परिवेश में देशभक्ति और वंदे मातरम के जज्बे को फिर से जगाने की। बहुत बहुत आसान होता है भास्कर, बहुत आसान होता है सिस्टम पर उंगली उठाना, सवाल खड़े करना, लेकिन उससे पहले जरूरी है यह समझना कि टैक्स और आपकी अपनी ड्यूटी की क्या अहमियत है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना। भातेश जी, आपने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी होंगी ना? हाँ। लेकिन ये जो चल रहा है ना आपके घर में अभी, ये लड़ाई सबसे कठिन होने वाली है आपके लिए, बेहद मुश्किल। और उम्मीद करती हूं कि इस पे भी आप विजयी होंगे। नाक कटवा दी, पुराने पड़ गए मेडल के,
जाओ फेंक दो। तुम्हारे दादाजी कम से कम ये थी देखने के लिए फांसी पर नहीं खड़े थे। इतनी लड़ाइयां लड़ी, काश कोई एक आवारा गोली आकर मेरी छाती छलनी कर जाती। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। हार गया मैं। बहुत मुश्किल है ये लड़ाई। अपनों से, अपने खून से लड़ना है आपको। लेकिन योद्धाओं में, सैनिकों, हारूंगा नहीं, नहीं हारूंगा मैं। नहीं हारूंगा। अपना बच्चों से, बेटे अपना काम ठीक से करो, हटते नहीं हम लोग, है ना? हारेंगे नहीं, हमें जीतना है। अपना काम, हमें अपना काम करना है बेटे। माँ, मेरी मिट्टी, मेरी माँ, उठो तो फिर से, भरो ना वही प्यार हम पे, मेरे बच्चों में, इन युवाओं में। माँ नहीं, हर जगह बंदूकें करेगी काम, हमारे हाथों में ताकत। ऐसी औलाद से हार जाता है पिता। बोलो ना मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।